प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें सदीक जान साहब, जर्नलिस्ट हैं, बड़े अरसे से कोर्ट्स को बड़ी करीब से देख रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं और वहाँ पर जाते हैं और रिपोर्ट भी करते हैं इस हवाले से। वेलकम टू द शो सदीक जान। ये बताइएगा कि सेनेट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, उसकी समाअत हो रही है, आज भी हुई, कल भी हुई। कुछ लेटेस्ट हमें बताया कि आज के दिन हमने देखा खबर तो आई, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो खबर में नहीं आ सकती, लेकिन वहाँ पर डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी होती। क्या आपने देखा, लेटेस्ट क्या है इस हवाले से? जी बिल्कुल सर, मैं आपको मुख्तसर अंदाज में बता देता हूँ कि इस वक्त केस कहाँ तक पहुँच चुका है। देखिए, केस शुरू तो यहाँ से हुआ था जब हुकूमत ने, इमरान खान हुकूमत ने ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भेजा कि आप हमें सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, और वो एक सवाल ये था कि आया सेनेट इलेक्शंस आइन के तहत होते हैं या कानून के तहत होते हैं, यानी इलेक्शन एक्ट के जरिए होते हैं। क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि ये आइन के तहत होते हैं, तो फिर इसको बदलने के लिए, सीक्रेट को ओपन बैलेटिंग में बदलने के लिए आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी। और अगर ये इलेक्शन एक्ट के जरिए हो सकते हैं तो वो तो सिंपल कानून साजी के जरिए हुकूमत उसको बदल सकती थी, और अब उसको बदल भी चुकी है मशरूत तरीके से सदारती ऑर्डिनेंस जारी करके। और उस सदारती ऑर्डिनेंस में यही लिखा हुआ है कि बैलेटिंग ओपन होगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इलेक्शन एक्ट के तहत जो है वो सेनेट इंतखाबात होंगे। लेकिन जैसे जैसे ये केस चलता गया तो इसका रुख बदलता चला गया, नई नई चीजें आती चली गई। एक स्टेज ऐसी आई जहां पर आकर, और इस चीज पे सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट का फोकस था कि आर्टिकल 218 जो मैंडेट देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि उन्होंने साफ शफाफ इलेक्शन करवाने हैं, उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप ये बताएं कि आप 218 के जरिए के तहत आपकी जिम्मेदारी है कि आप साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। सारे पाकिस्तान को नजर आ रहा है कि किस तरह से वोट बिकते हैं, कैसे सेनेट इलेक्शन होते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसके ऊपर इल्जाम लगा चुकी हैं, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स इल्जाम लगा चुके हैं, मीडिया बात कर चुका है, अवाम में ये तासुर है कि इलेक्शन करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए होते हैं, पैसा चलता है। तो आप ये बताएं कि आप इस हवाले से क्या कर रहे हैं। 2 दिन दिए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को और उनके दीगर मेंबरान को कि आप आकर अदालत को मुतमईन करें कि आप इस हवाले से क्या कर चुके हैं, क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे। लेकिन इन तीनों सवालों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुतमईन करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा, और काफी सख्त रिमार्क्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आए कि इलेक्शन कमीशन सो रहा है, वो कुछ करना नहीं चाहता। इलेक्शन कमीशन कहता है कि चोरी होने दें, जब चोरी हो जाएगी बाद में हम चोर पकड़ेंगे, और ये सारी चीजें होती नहीं। तो पहला तो ये सबसे ज्यादा ये पिछले 4 दिन में फोकस रहा 218 पर, आइन का जो आर्टिकल है। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा फोकस रहा सुप्रीम कोर्ट का वो ये रहा कि जो सीक्रेट बैलेटिंग है, ये सीक्रेसी कब तक रहेगी, खुफिया बैलेट कब तक रहेगा। जो इलेक्शन कमीशन है उसका मौका यह है कि बैलेट जो है वो सीक्रेट रहेगा लामहदूद वक्त के लिए, उसको कभी नहीं खोला जा सकता, उसको कभी नहीं देखा जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशंस ये है, जजेस की ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि ना आइन में, ना कानून में, ना अदालती फैसलों में ये लिखा हुआ है कि जो सेनेट का वोट होगा वो ता कयामत सीक्रेट रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब आप बैलेट डाल देते हैं, बैलेट बॉक्स में चला जाता है बैलेट, उसके बाद वो सीक्रेट की शिक खत्म हो जाती है। ये 2 पॉइंट थे। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो है कि मुतनासिब नुमाइंदगी। अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि 59(2) में ये लिखा हुआ है कि सेनेट का जो इलेक्शन है वो मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत होगा, यानी जिस पार्टी की जितनी सीटें हैं सूबों में उतनी ही उसकी रिफ्लेक्ट होंगी सेनेट में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछा गया है कि अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, अगर एक जमात की 15 सीटें बनती हैं और उसकी 12 आती हैं, या वो जमात 15 की बजाय 18 ले लेती है, तो इसको इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या करेगा। और ये भी पूछा गया है कि अगर ये होता है तो क्या ये आईनी तौर पर जो जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, क्या वो नाकाम नहीं हो जाएगा। ये था तीसरा पॉइंट। चौथा जो पॉइंट है वो अदालत का यही है कि अगर एक लम्हे के लिए हम ये फर्ज करते हैं कि वीडियो आ गई है और उसमें सेनेट का उम्मीदवार पैसे दे रहा है और एक एमपीए पैसे ले रहा है, वीडियो आ गई, इलेक्शन हो चुके हैं, तो जब वो वीडियो सामने आती है तो उसको बुलाया जाता है जो पैसे दे रहा है और ले रहा है। तो वो जो सेनेट का उम्मीदवार था, जो सेनेटर बन चुका है, वो कहता है कि जी बिल्कुल मैं पैसे दे रहा हूं, और एमपीए कहता है जी बिल्कुल मैं पैसे ले रहा हूं, लेकिन ये तो हमारा कोई पुराना लेन देन था, वो हम पैसे दे रहे थे, या ये हमारा कोई, मैं इसको गिफ्ट पैसे दे रहा था, तो मैंने तो वोट देने के लिए इससे पैसे नहीं लिए। तो वो कहते हैं अगर ये मामला आ जाता है, ये क्रिमिनलिटी आ जाती है, ये केस आ जाता है इलेक्शन कमीशन के पास, तो इलेक्शन कमीशन कैसे इस चीज को देखेगा कि आया ये जो पैसे इसने लिए हैं ये वोट डालने के लिए लिए हैं या किसी और मकसद के लिए लिए हैं, क्योंकि वोट तो आप ट्रेस ही नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो आम इंतखाबात होते हैं कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, जब एज ए वोटर हम जाकर वोट डालते हैं तो वो वोट भी सीक्रेट होता है, लेकिन जब हम वोट डाल देते हैं उसके बाद जब मामला ट्रिब्यूनल के पास जाता है, ट्रिब्यूनल कई बार उसकी रिकाउंटिंग का भी कहता है, खोल के उसको देखें, कई बार ट्रिब्यूनल वेरिफिकेशन का भी कहता है, वेरीफाई भी होते हैं थंब इंप्रेशन के जरिए। तो इसका मतलब यह है कि सिक्रेसी जो है वो लामहदूद वक्त के लिए नहीं है।
एक और जो नुक्ता है वो डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट ये है, जो सुप्रीम कोर्ट जिसको फोकस किए हुए है, वो ये है कि एक पार्टी एक मंशूर देती है। पार्टी कहती है कि ये हमारा मंशूर है, हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप हमें वोट दें, हम ये करेंगे। पार्टी जीत गई या जितना भी उसको मैंडेट मिलना था वो मिल गया। उस मैंडेट जो उनको मिला वो किसके जरिए मिला? एमपीएस और एमएनएस के जरिए मिला। अब वो जो एमएनए एमपीए है उसको वोट मिला उस पार्टी के टिकट के ऊपर। अब वो जो एमएनए है, वो एमपीए है, वो फ्री वोटर नहीं है जिस तरह से आप और मैं आम इंतखाबात में फ्री वोटर हैं, जिसको मर्जी वोट दें। तो अदालत में ये बात हुई है कि जो सेनेट के लिए वोट डालने के लिए जो एमएनएस और एमपीज हैं वो फ्री वोटर नहीं है, वो इनडायरेक्ट वोटिंग है। और उसमें वो पार्टी पॉलिसी के भी पाबंद हैं, पार्टी सरबराह की बात के भी पाबंद हैं। और तीसरे नंबर पे ये भी है बताइएगा कि पंजाब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने कोई ऐसी बात की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जी इसके तहत कोई सजा नहीं हो सकती, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता? देखिए, ये तो सब ये बात कह रहे हैं क्योंकि आइन बड़ा वाजे है, इसके ऊपर आइन में कोई सजा नहीं है कि अगर कोई एमएनए या एमपीए तहरीक इंसाफ का जैसे आप देख रहे हैं कि आमिर लियाकत हुसैन साहब वाजे तौर पर कह रहे हैं मैं वोट नहीं दूंगा, या अगर वो वोट मुखालिफ को भी डाल देते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी डाल देते हैं, तो भी आइन के तहत उनकी ना तो नाअहली बनती है ना ही कोई सजा बनती है। इस पे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का कहना है कि उसकी सजा ये होगी जो इस तरह से वोट डालेगा और डाले जुर्रत के साथ डाले, कहे कि मैं डाल रहा हूं किसी और को, उसकी सजा ये होगी। एक तो ये है कि वो कहते हैं कि 5 साल बाद जब वो दोबारा इलेक्शन लड़ने जाएगा तो उस हल्के के अवाम उसका एहतसाब करेंगे। और उनका ये कहना था खालिद जावेद खान साहब का कि अगर कोई सियासतदान अपने वोटर्स की नजर में गिर जाता है तो ये उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। अब आज की हियरिंग से जो है ना वो थोड़ा निकल आते हैं बाहर। मुझे आप बताएं, क्योंकि आप बड़े अरसे से इसको करीब से देख रहे हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन, आप ज़रा जर्नलिस्ट हैं, इसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। ओपन बैलेट के जरिए हॉर्स ट्रेडिंग किस तरह रोकी जाएगी? आपकी क्या अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है? सर 99% वो रुक जाएगी। वो इसलिए रुक जाएगी कि जब एक एमएनए एमपी को पता है कि मैं जो वोट डाल रहा हूं इसके पीछे मेरा नाम लिखा हुआ है या काउंटर साइन है या उसके पीछे सीरियल नंबर है, जिससे पता है कि ये वोट मेरा है। लेकिन अगर वो उस पर स्टैंड कर जाते हैं, वो कहते हैं हाँ जी मैंने डाला, फिर जी बिल्कुल यही अदालत भी कह रही है कि जब उसकी नाअहली नहीं बनती, जब इसकी कोई सजा नहीं है आइन के अंदर, फिर वो जुर्रत करे, जुर्रत के साथ कहे कि मैं वोट डाल रहा हूं, फिर ओपनली डाले। इसमें भी अटॉर्नी जनरल का किस तरह फिर रुकेगी ओपन बैलेट्स के जरिए हॉर्स ट्रेडिंग? किस तरह रुकेगी? सवाल तो फिर ये ओपन बैलेटिंग के जरिए इसलिए रुक जाएगी, बड़े पैमाने पे इसलिए रुक जाएगी, शायद 4 या 5 लोग इस तरह के हों जो ये जुर्रत करें कि हाँ करने वाले कम लोग सामने आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है, ज़मीनिया का ये है कि ज़मीर की आवाज़ पे वोट नहीं बदला जाता, बल्कि नोटों पे जो है वो ज़मीर बदला जाता है। तो इसलिए जब नोट ही वो या तो फिर ये है कि वो नोट लेंगे तो फिर पार्टी से एक तरह से फारिग ही हो जाएंगे। अगर ये साबित हो जाता है इस इलेक्शन के बाद कि ये पीटीआई के लोग हैं, आपको पता है इमरान खान साहब ने 20 लोग पहले निकाल दिए थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एमएनए या एमपीए हुकूमत में होते हुए इतनी बड़ी जुर्रत करेगा कि वो किसी अपोजिशन के बंदे को वोट डाल के और हुकूमत से फारिग हो जाएगा। ना उसके बाद उसको फंड्स मिलेंगे, ना उसके काम होंगे। और आपको पता है फिर पार्टीज के पास और बहुत सारे हथकंडे होते हैं उनको जो है वो बहुत सारे मामला करने के। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि काफी हद तक ये हाउस ट्रेडिंग जो है वो रुक जाएगी। ठीक है। अच्छा सदीक, मुझे ये बताइएगा कि ओवरऑल जो ये सारा प्रोसेस चल रहा है सेनेट इलेक्शन के हवाले से, इसमें बहुत सारे खिलाड़ी सामने भी आ रहे हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और बहुत सारे हमने ऐसे नाम और ऐसे चेहरे देखे जो कई सालों से पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं लेकिन आज उनका नाम नहीं है। उनके जगह पे ऐसे लोगों का नाम है जिनके बारे में कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं की जा रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम सिलेक्शन के हवाले से, क्योंकि आप रिपोर्ट करते हैं तो इसलिए मैं बात आपसे जो है वो जानना चाहता हूँ, आपकी अपनी क्या राय है? टीम सेलेक्ट ठीक किया कप्तान ने? देखिए सर, इसको क्योंकि आजकल एक तो हम सुप्रीम कोर्ट के इस केस को इस तरह से कवर कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो लोग आए उनके ऊपर उस तरह से हम नहीं काम कर सके। लेकिन एक चीज़ तो वाज़ेह है, जैसे आप फैसल वाडा साहब का देखें, वो फैसल वाडा साहब का केस तो 1 मिनट का केस है उनकी नाअहली का। और वो और मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा, उसकी लीगल स्टैंडिंग अभी तक कहाँ पहुंची है जिसका खतरा है उन्हें? जी सर, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। आपको मैं सिंपल सा आधे मिनट में बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नून लीग के 2 से 3 सेनेटर्स को इस वजह से नाइल किया था, जिसमें सादिया अब्बासी भी शामिल थी, कि होता क्या है, हमारे क्या करते हैं जो उम्मीदवार होते हैं, ये जब इनके पास डुअल नेशनलिटी होती है, ये क्या करते हैं कि जब ये कागजात नामजदगी दाखिल करते हैं उससे कुछ दिन पहले ये अपनी वो जो सिटीजनशिप होती है उसको सरेंडर कर देते हैं, खत्म करने के लिए दरखास्त दे देते हैं उस मुल्क के अंदर कि जी मेरी सिटीजनशिप मनसूख कर दें। इधर ये इलेक्शन लड़ते हैं, जब ये इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन अगर ये हार जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि वो जो दरखास्त होती है कि मेरी सिटीजनशिप मनसूख कर दें, वो दरखास्त विड्रॉ कर लेते हैं और सिटीजनशिप बहाल करवा लेते हैं। और अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर ये कहते हैं ठीक है हमारी सिटीजनशिप जो है वो मनसूख हो जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला सेटल कर दिया है कि जिस दिन आपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, यानी अगर आज किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी 18 फरवरी को जमा कराए हैं और उसने बयान एल्फी पे ये दस्तखत किए हैं कि मेरे पास पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की नेशनलिटी नहीं है, और अगर उसकी नेशनलिटी अभी मनसूख नहीं हुई थी 17 तारीख तक, 18 को अभी उसके पास नेशनलिटी है, अभी नेशनलिटी है, उसने सिर्फ मनसूख कराने के लिए अप्लाई किया हुआ है, प्रोसेस जारी है, मनसूख नहीं हुई, तो ये झूठ तस्वुर होगा और वो ताहयात नायल तस्वुर होगा। इसमें ताहयात नायली नहीं होगी, क्योंकि अगर ये ताहयात नायली होती तो सादिया अब्बासी अभी लड़ रही हैं, जो जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नायल किया था, इसमें उस टर्म के लिए या इस तरह का कोई है, इसका अलग से कानून है। लेकिन बहरहाल उस टर्म के लिए वो कम से कम जो वो उसकी जो जिसमें वो सेंटर मुंतखब होता है उसमें वो नायल हो जाता है, जिस तरह नूली के लोग हुए हैं। अब मसला यह है कि फैसल वाडा साहब भी उस दिन डुअल नेशनल थे, ऐसा नहीं है कि उनकी डुअल नेशनलिटी खत्म हो गई थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने केस को लटकाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन में, तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये केस लिखा जाना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने 2.5 साल तक इस केस को लटकाया, चलाया, और फिर देखें आप वो सेनेटर बन रहे हैं और वो मामला गैर मौसर हो जाएगा, उनकी नाअहली का मामला चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके प्रोग्राम में वक्त हो चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे।